हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एग्रीकल्चरल बायोलॉजी की बुक में यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसका नेम था अपने पास चैप्टर नंबर 2। जो यूनिट भी है उसका ब्लूप्रिंट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नेम था बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्या क्या अपन को स्टडी करनी है, डेफिनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड टिश्यू कल्चर। हिंदी में नाम जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व और उत्तक संवर्धन, इन बातों के बारे में अपन को स्टडी इस चैप्टर के अंदर करनी है। स्टार्ट अपन ने कर दिया था, बेसिक चीजें काफी सारी की थी, उनका अपन 2 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने देखा था व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके बारे में डेफिनेशन देखी थी, परिभाषा देखी थी कि क्या होती है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास। उसमें आपको मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो किसने दिया था, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो मैंने आपको बताया था कार्ल एरिकी नेम के एक हंगरी के इंजीनियर थे। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड 1919 में 1919 में बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया था। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से अभी तक इन्वेंशन हो चुके हैं, खोज हो चुकी है, उसमें अपने बात की थी। जैसे इंसुलिन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन डायबिटीज जो डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने में काम में आती है, मधुमेह रोग का उपचार करने में काम में आती है। उस इंसुलिन का फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जो होता है, उसके अंदर जीन को ट्रांसफर करके बनाया गया था। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक काम में आ रही है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक इक्विपमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम आता है, इसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस पीसीआर की डिस्कवरी हो गई थी। पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम आपको बताया था मैंने, केरी मूलिस नेम के साइंटिस्ट ने पीसीआर की डिस्कवरी कर दी थी। फिर उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या अपन बोल सकते हैं पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, पोलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था। उसके बाद में अपन ने स्टडी की थी कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म, पहला पुनर्योगज डीएनए जीव शब्द आ जाए, ऑर्गेनिज्म शब्द आ जाए साथ में, तो वो किसने बनाया था। तो आपको 2 साइंटिस्टों के नाम बताए थे मैंने, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नेम के साइंटिस्ट ने 1973 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म, पुनर्योगज डीएनए जीव बनाया था। ये कुछ हिस्टोरिकल बातें अपन ने की थी। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं अपन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक को ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी अपन कहते हैं। क्या किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर क्या करता है, मशीन के गलपुर्जों को निकालता है, जोड़ता है, तोड़ता है। वैसे ही अपन जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए के साथ में अपन कोई तोड़ मरोड़ करें, यानी अपन उसके कोई जीन्स को काटे, एक छोटे से पार्ट जो जीन्स कहलाता है उसको काटे, जीन को काटे, निकाले, किसी दूसरे जीव का कोई डीएनए निकाला हुआ है उसका भी वैसे टुकड़ा काटे और वो उस डीएनए में जोड़ दें, तो वो बनने वाला नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ये टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, इसको अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। या एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना, लैंगिक जनन के बिना अपन अगर जीन ट्रांसफर कर देते हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो ऑटोमेटिकली जीन ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं। जैसे अपन प्लांट्स में बात करते हैं, पादपों में बात करते हैं, तो लैंगिक जनन के अंदर परागकण की क्रिया होती है, परागण यानी पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें पोलन ग्रेन एक प्लांट्स के फ्लावर से निकले दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में आ गए, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर डीएनए ऑटोमेटिकली है तो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, लैंगिक जनन हो गया है। मगर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बिना लैंगिक जनन के अपन पादपों में जीन ट्रांसफर कर दें तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक भी पोलबर्ग को ही कहा जाता है। फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी एक जो टेक्नोलॉजी है उसको करने के लिए अपन को कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब टूल्स। एक इंजीनियर मशीन को ठीक करता है तो उसको कौन कौन से टूल्स चाहिए, उसी से रिलेटेड अपन ने यहाँ पर भी काम किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए, इस काम को करने के लिए कौन कौन से अपन को साधन चाहिए, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए। उसमें सबसे पहला अपन ने किया था प्रतिबंधित
एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से, स्पेसिफिक जगह से काटने वाले एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। ये वाले एंजाइम डीएनए को, पहले आपको बताया था मैंने न्यूक्लियेज के बारे में, न्यूक्लियेज कट करने वाले एंजाइम है, काटने वाले एंजाइम है, दो टाइप्स के, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज किनारों पर से काटते हैं, एंडोन्यूक्लियेज बीच में से काटते हैं। अब बीच में से एक फिक्स जगह से जब काटते हैं तब उनको नाम दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और वो फिक्स जगह जहां से वो काटेंगे वो उस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट या अभिज्ञान स्थल कहलाता है। वो जो साइट होती है वो पैलिंड्रोमिक प्रकृति की होती है, नेचर की होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब आपको मैंने बताया था कि दाएं बाएं से पढ़ने पर सेम मिलना अपन को। इसमें एक एग्जांपल लिया था अपने इकोआर फर्स्ट। इकोआर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था, इकोआर फर्स्ट। उसकी जो रिकॉग्निशन साइट जो थी, यानी इसका विज्ञान स्थल जो था, उसको मैंने आपको बताया था GAATTC। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक लिखते हैं नीचे, तो C का G होता है, फिर AATTC, इधर 5 डैश, इधर 3 डैश, इधर 5 डैश, इधर 3 डैश। तो इधर से इधर रीड कर लो GAATTC, इधर से इधर रीड कर लो GAATTC। तो ये क्या है? ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है जो किसका रिकॉग्निशन साइट है? इकोआर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसका रिकॉग्निशन साइट है, यानी इस जगह से कट करेगा, ये इसकी जगह है। और इसमें भी कट कहां पर लगाएगा? G और A के बीच में कट लगाएगा, जिससे आगे पीछे कट लगे। और ऐसा कैसा टुकड़ा अपन जो ये कट करने के बाद ये बाहर निकाल देंगे, ऐसा कैसा टुकड़ा किसी दूसरे डीएनए का अपन ने काटा है वो यहाँ पर आकर के जोड़ देंगे। उसका मैंने एक डायग्राम बना के बताया था कि कैसे अपन किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को काट करके और उनके टुकड़े आपस में जोड़ सकते हैं कि उसका उसमें जोड़ दिया, उसका उसमें जोड़ दिया और बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉग्निशन साइट का एक डायग्राम बनाकर भी मैंने आपको बताया था। तो अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग के साधन यानी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। पहला अपन ने कर दिया था रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके बाद में अपन दूसरा इसके अंदर साधन की बात करते हैं, तो अपने पास रिसोर्सेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन अपन पढ़ रहे थे। पहला अपन ने कौन सा कर दिया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और दूसरा अपन कर रहे हैं वेक्टर, दूसरा साधन है वेक्टर, जिसको अपन वाहक भी कहते हैं। वेक्टर या वाहक क्या होते हैं? देखो, वाहक शब्द का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाए, वो वाहक हो गया अपने लिए। जैसे आप अपने घर पे जा रहे हो, किसी व्हीकल से जा रहे हो, जिस पथ से जा रहे हो, तो वो बस वाहन है, मगर आपके लिए वाहक है वो, क्योंकि वो आपको ले जा रही है। वैसे ही अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव का डीएनए का कोई टुकड़ा यानी जीन, डीएनए के टुकड़े से मतलब आप जीन से समझना, एक ऑर्गेनिजम्स का जीन निकाला और किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ में उसको जोड़ दिया, तो उसको वहां से लेकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाया, जिस चीज के थ्रू ले जाया जा रहा है ना, वो वाहक है, वेक्टर है, उसको वेक्टर या वाहक कहते हैं। ये वाहक जो होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखना, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, इन बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है उनमें अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं वो वाहक या वेक्टर कहलाते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, उसके अंदर इसका खुद का क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है जो सर्कुलर होता है, ऐसे गोलाकार होता है। इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। ये तो डीएनए है ही, इस डीएनए के अलावा इसमें एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है जो सर्कुलर है। ये तो ऐसे हेलिक्स बना गया, कुंडलित हो गया है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। जैसे डीएनए पर नॉर्मल बनाते हैं तो दो स्ट्रैंड नहीं होते हैं, कैसे एक ये ऐसे, इसी को अपन ने घुमा दिया, ऐसे घुमा करके सर्कुलर यानी वृत्ताकार कर दिया गया। एक डीएनए तो ये तो मेन डीएनए है जो इस इकोलाई की सेल्स, इस बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया का ही नाम है, इस बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए, इसको जीवित रहने के लिए ये डीएनए चाहिए। मगर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है इस बैक्टीरियल सेल में, एक्स्ट्रा डीएनए, जिस डीएनए को अगर बाहर में निकाल लेंगे अपन तो इस जीवाणु कोशिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा डीएनए जो है ना, जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, इसी को ही क्या कहते हैं अपन? वाहक कहते हैं। तो क्या हो गया है वाहक?
जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला यानी बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है ना, अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए, उसको अपन वाहक कहते हैं। अब वाहक की और क्या खास बात क्या होती है, वाहक जो होते हैं, जितने भी वाहक होते हैं, इनका भी विशेष नाम है। वाहक जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं वाहकों के या वेक्टर के। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये भी वाहक है। ऐसे ही जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने पढ़ा था, उसके अंदर भी पाया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में वाहक पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। तो इस टाइप से वाहकों के कई प्रकार हो गए। जैसे प्लाज्मिड, वाहकों के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, वाहक के प्रकार, एक नाम दिया मैंने प्लाज्मिड। नंबर 2 होता है फेजमिड। हालांकि इनमें से अपने सिलेबस के अंदर केवल प्लाज्मिड वाला ही है। नंबर 2 जीवाणु भोजी। 3 जीवाणु भोजी, जिसको अपन बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज ये भी एक वाहक है। इसके अलावा एमएसी मार्क, स्तनधारी का कृत्रिम गुणसूत्र, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, याक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र, ये सभी वाहक है। डिटेल बता रहा हूं आपको, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये टाइप्स होते हैं। तो इनमें से बैक्टीरियल सेल में जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला वाहक है वो इन 4-5 नाम, लेकिन इनमें से कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मिड। ये पहले वाला ही है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या हो गया, एक वाहक का प्रकार है, यानी एक वाहक या वेक्टर है। प्लाज्मिड एक वेक्टर है जो किस में पाया जाता है, जो बैक्टीरियल सेल में यानी जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो उस जीवाणु कोशिका जिसमें ये पाया जाता है उसके जीवित रहने के लिए, यानी उसके सर्वाइविलिटी के लिए कोई आवश्यक नहीं है। यानी इस डीएनए को बाहर में निकाल लेंगे तो ये कोशिका जीवित रहेगी। ये जीवाणु जो होता है सर्वाइव करेगा, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। बात समझ में आ गई। तो अपन पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड के बारे में। अब खास बात क्या हो गई है, इन प्लाज्मिड डीएनए की क्या खास बात हो गई। ये भी डीएनए तो है, मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जु के डीएनए तो है ये। तो प्लाज्मिड भी एक डीएनए हो गया है जो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। मोटी मोटी बात अपने पास ये हो गई है। अब प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड डीएनए की खास बात क्या क्या हो गई है वो अपन बात करते हैं। यानी विशेषता क्या हो गई है, क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी अपन बात करते हैं। नंबर 1, ये स्व प्रतिकृति योग्य होते हैं। स्व प्रतिकृति, जिसको अपन सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। स्व प्रतिकृति के योग्य होते हैं, यानी सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि जैसे अभी मैंने बताया जीवाणु कोशिका है, ये मेन डीएनए इसका, और ये एक्स्ट्रा डीएनए जो है वो प्लाज्मिड डीएनए है। इसे ये स्व प्रतिकृति योग्य होता है, सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। इसका मतलब रेप्लिकेशन का मतलब अपने जैसे हूबहू एक कॉपी और बनाना। तो ये क्या करता है, इसकी खास बात होती है कि जिस सेल्स में है ना, जिस कोशिका में है, ये वैसे की वैसे ही अपने जैसा एक कॉपी है वैसे वैसे दूसरा कॉपी खुद बना सकता है। अपनी स्वयं की एक प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, एक कॉपी तैयार कर सकता है। इसको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है अपने जैसा दूसरा बनाने में। तो सेल्फ रेप्लिकेबल का मतलब स्व प्रतिकृति, अपने आप की खुद की प्रति बनाने के अंदर सक्षम होता है ये। नंबर 2 बात अपन बात करते हैं तो विशेषताओं की अपन बात कर रहे हैं तो सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं। नंबर 2, प्लाज्मिड डीएनए में बहुत सारी अभिज्ञान स्थल उपस्थित होते हैं, यानी प्लाज्मिड डीएनए में बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है। क्या क्या कैसे होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। अभिज्ञान स्थल, या आप बोल सकते हैं इसे रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए जो है, ये अपन इसको बाहर निकाल लिया मैंने। इस प्लाज्मिड डीएनए में अपन को किसी दूसरी डीएनए का टुकड़ा तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये क्या करता है, जीन को ट्रांसफर करता है। कोई भी जीन इसमें जोड़ा है, उस जीन को दूसरे के ऊपर लेके जाएगा, तभी तो उसको वाहक कहा था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा।
काटने के बाद ये टुकड़ा तो निकाल दो और इसकी जगह पर जो ये वाला नया जीन है या जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये यहाँ पर ला करके जोड़ दो। यही तो काम होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब एक डीएनए के साथ में किसी दूसरे डीएनए का कोई टुकड़ा जोड़ देना। तो ये वाला डीएनए हो गया एक तो वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए। एक तो डीएनए ये हो गया, फिर एक डीएनए अपने पास कोई पहले से दूसरा था, उसका अपन ने ये एक जीन लिया यानी डीएनए का टुकड़ा लिया। अपन को क्या करना है, इस टुकड़े को इसके अंदर जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए। पिछले वीडियो में बताया था आपको, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, काटने वाला एंजाइम। उस एंजाइम से इसको काटा जाएगा। यहाँ पर इतना ही बड़ा टुकड़ा जितना ये इसमें आ जाए ये काटा, और ये वाला जो यहाँ से कट करने के बाद में जो टुकड़ा अलग हुआ उसको तो बाहर निकाल दिया, और ये वाला जो है ना ये यहाँ पर ला करके जोड़ दिया है। तो ये बनने वाला प्लाज्मिड डीएनए, नया डीएनए जो बना है जिसमें नया जीन आ गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए या कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, एक टुकड़े में दूसरा टुकड़ा आ गया है, एक के साथ में दूसरा टुकड़ा आ गया है, तो ये पुनर्योगज डीएनए बन गया। तो इसको काटने के लिए अपन ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटेगा कब, जब उसका अभिज्ञान स्थल, जब उसका रिकॉग्निशन साइट वहां पर मौजूद होगा। जैसे इकोआर फर्स्ट से काटना है तो GAATTC वाला अनुक्रम या सीक्वेंस होना जरूरी है, तभी वो काटेगा G और A के बीच में से। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं उनके अंदर अनेक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने के लिए अभिज्ञान स्थल मौजूद होते हैं। उनके अंदर अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है। जैसे इकोआर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कर दिया इकोआर फर्स्ट, ये एंजाइम जो है यहाँ से काटेगा, यानी इसका अभिज्ञान स्थल यहाँ पर है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल PVU फर्स्ट, PVU फर्स्ट भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, तो ये यहाँ से काटेगा। एक होता है SAL फर्स्ट, साल फर्स्ट, ये भी एंजाइम का नाम है, ये यहाँ से काटेगा। PST फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, ये यहाँ से काटेगा। यानी इन सब के काटने वाली जगह जो होती है ना, वो इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है। तो इससे फायदा क्या हो गया, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट उपस्थित होने से फायदा क्या हो गया है, फायदा ये हो गया है कि अपने पास अगर इकोआर फर्स्ट नहीं है, अपने पास ये इनमें से कोई एंजाइम है तो इनसे भी काट सकते हैं, ये वाला नहीं है तो इनसे काट सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया अपने पास काटने के लिए, बहुत सारी जगह हो गई है, तो जिस एंजाइम अपने पास है उससे काट सकते हैं। तो ये बात हो गई। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए जो होता है उसके अंदर चिन्हित स्थल पाए जाते हैं। चिन्हित स्थल क्या होते हैं, जिनको अपन मार्कर साइट बोलते हैं। ये मार्कर साइट, मार्कर साइट या चिन्हित स्थल क्या होते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक साइट, एंटीबायोटिक जिनको अपन प्रतिजैविक बोलते हैं, एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी स्थल होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इनका काम क्या होता है ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिलहाल आप ये समझो कि इसमें चिन्हित स्थल या मार्कर साइट भी पाई जाती है। तो ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया है जो एक वेक्टर या वाहक का काम करता है। एक वाहक डीएनए की चित्र भी बनाया हुआ है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो मैंने ये गोलाकार प्लाज्मिड डीएनए का चित्र बनाया है, वैसे एक बड़ा सारा डायग्राम है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ऐसे एक वाहक या प्लाज्मिड, वाहक का नाम है, प्लाज्मिड को समझ जाना है अपन को। ये प्लाज्मिड डीएनए का डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पर ORI दिखा रखा है। ORI का मतलब जैसे आपको मैंने आपको बताया कि ये स्व प्रतिकृति वाला होता है, अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो स्व प्रतिकृति जिस स्थान से शुरू होगी ना उसको ORI बोलते हैं। यानी स्व प्रतिकृति या सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए कुछ जीन्स होनी जरूरी है इसके अंदर, वो जीन्स ORI कहलाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल ये पाए जाते हैं हर एक प्लाज्मिड में। ये तो पाए जाने जरूरी है कि उसके बिना तो अपनी कॉपी नहीं बनाई गई। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो मार्कर जीन जो आपको मैंने बताया, मैंने आपको मार्कर साइट या चिन्हित स्थल ये पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस जीन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंजाइमों के नाम लिखे हुए, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इकोआर फर्स्ट, तो यहाँ से काटेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया PVU फर्स्ट, तो यहाँ से काटेगा। यहाँ पर SAL फर्स्ट, तो यहाँ से काटेगा। यहाँ पर PST फर्स्ट। ये सभी नाम क्या है, ये एंजाइमों के नाम हैं। और ये जहाँ पर तीर लगा रहा हूँ वो जगह कौन सी है, वो जगह जहाँ से ये काटेंगे, यानी ये यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा। ऐसे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये डायग्राम आपको बनाना है। किसका डायग्राम है ये, प्लाज्मिड वाहक का डायग्राम है, प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज या साधनों में दूसरा साधन क्या हो गया अपने पास,
वाहक या वेक्टर। तीसरा अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो तीसरा अपना साधन जो है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तीसरा साधन अपन को ये पढ़ना है। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था? रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला तो पढ़ लिया था पिछले वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। दूसरा वेक्टर या वाहक जिसने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा है वो आज पढ़ लिया है। और तीसरा है अपना डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने वाला एंजाइम होता है। देखो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये अपने पास एक दूसरा डीएनए है। अपन को क्या करना है, जैसे मैं अलग अलग कलर में दिखा देता हूँ, ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म या जीव से निकाला गया डीएनए है और ये अभी मैं आपको बताया कि जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल से निकाला गया डीएनए है। अपन को क्या करना है, इसका ये टुकड़ा जो है ना, ये काट करके अलग कर लिया। ये टुकड़ा क्या कहलाता है? ये जीन है। इसको इसके अंदर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए पहले इसमें से काट करके इतना ही बड़ा टुकड़ा निकालना पड़ेगा। तो अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से इसको काट दिया, काट करके ये वाला टुकड़ा बाहर निकाल दिया, यानी ये जीन बाहर निकाल दिया। अब ये वाला जीन जो है, ये जगह खाली हो गई है, इस जीन को यहाँ पर जोड़ना है। तो जैसे काटने के लिए एंजाइम जरूरत होती है अपन को, वैसे ही जोड़ने के लिए भी जरूरत है। इस वाले डीएनए के टुकड़े को इस डीएनए के साथ में जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की अपन को जरूरत होती है ना, जोड़ने के लिए, वो एंजाइम कहलाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। यानी लाइगेज यानी लाइगेशन करना, यानी जोड़ना। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जैसे काटता है, वैसे लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, जोड़ने वाला एंजाइम होता है, जिसकी डिटेल स्टडी खोज किसने की, डायग्रामेटिकली चित्र के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, ये अगले वीडियो में करेंगे अपन। आज के वीडियो में अपन वेक्टर या वाहक के बारे में पढ़ा है। हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप लास्ट तक धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझते जाइए, एक बार जितना हो सके समझ जाइए। फिर इसको बाद में दोबारा से रिवीजन करेंगे अपन, 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना इस यूनिट का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये वाली यूनिट यानी ये वाला चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का है आपके बाकी चैप्टरों से। इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा, मगर आप ये मत सोच लेना कि मेरे लिए बहुत हार्ड है ये, मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल आप कर पाओगे, बहुत इजीली समझ में आएंगे। 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा अपन को आपको। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, जिसमें अपन लाइगेज एंजाइम, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का तीसरा साधन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का तीसरा टूल जो है, रिसोर्सेज है, उसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। थैंक यू।